Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अगर आप पुरानी मूवीज के शौकीन होंगे तो आपने ये दो चार लाइनें जरूर सुनी होंगी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जी हां, वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना इस बार, क्योंकि जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको जो असल में रिपोर्ट्स के द्वारा मिलती है वो मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी सरकार से बाहर हो सकते हैं, कैसे सीआईए जो सबसे ज्यादा ताकतवर खुफिया एजेंसी है पूरे विश्व की, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, वो डीप स्टेट्स के साथ मिलकर, डीप स्टेट्स का मतलब होता है वो अदृश्य ताकतें जो दुनिया में सरकारों को चलाती हैं, इनके साथ मिलकर कैसे ऑपरेशन 37 लाया गया और कैसे ऑपरेशन 37 को फेल किया अकेले नरेंद्र मोदी ने। यह मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। और आप अगर इस वीडियो से सहमत होंगे तो कमेंट सेक्शन में आज अपना कमेंट जरूर छोड़कर जाना, जिससे आपको पता चले कि ये जो न्यूज मीडिया, ये जो कन्वेंशनल मीडिया चलती है, उनको असल में खबरों की पता नहीं रहती। वो केवल दो आदमियों को देखकर कहते हैं बहुत अच्छी मित्रता या बहुत अच्छी दुश्मनी है। दोस्तों, आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे बीजेपी से कोई खतरा नहीं है अमेरिका को। अमेरिका को सिर्फ एक व्यक्ति से खतरा है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कैसे अमेरिका एक झुका हुआ सिर, अपना एक डमी प्राइम मिनिस्टर चाहता था भारत के अंदर, और मिल गया उसको बहुत बड़ा जिगर, उसको मिल गया एक करारा करेज वाला बंदा जिसने उसको नाचते नाबूद करके रख दिया। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखना। आप पीछे जो तस्वीर देख रहे होंगे, ये दोस्तों सुशीला कार्की की तस्वीर है, जो कि इंटरिम हेड बन चुकी है, यानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने इनको बनवाया है या यह मोदी की समर्थक है। लोग तो ना जाने क्या क्या कहते हैं दोस्तों। दुरंगी चाल दुनिया की, कठिनता से गुजारा है, अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है। आप नरेंद्र मोदी को जिस दिन समझ जाएंगे, आपको समझ में आएगी डिप्लोमेसी क्या होती है। आपको समझ में आएगी कि एक व्यक्ति से अमेरिका इतना खौफ क्यों खा रहा है। वो चाहता है कि यह आदमी हटना चाहिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए। और आपको बताऊंगा कि कैसे ऑपरेशन 37 के अंदर भारत के ही आदमी, अमेरिका के इंसान नहीं थे, भारत के ही सांसद, सरकार में बैठे हुए वो जयचंद, जिनका उपयोग किया सीआईए ने और अमेरिकन डीप स्टेट्स ने, और मोदी की सरकार को गिराना चाहा और उनको नास्ते नाबूद करना चाहा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यह आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दोस्तों, आप समझने की ट्राई करना। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी दिखा रहा हूं। मैंने कहा है कि किसी भी टॉपिक को मैं लाऊंगा तो पूरी स्टडी के साथ लाऊंगा। यह एक क्रोनोलॉजी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी एक ब्यौरेवार घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना प्लीज। देखिए, सबसे पहले ये दोस्तों श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, खत्म। दूसरे नंबर पर ये शेख हसीना है, इसके साथ खड़ी है, खत्म। तीसरे नंबर पर ओली। ओली की तो सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि ओली खुद नहीं समझ पाया कि तू मोदी के साथ फोटो खिंचा गया, बस इसी वजह से तेरा खात्मा हो गया। लोग समझते हैं मोदी, ओली खुद समझता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने ओली को हटवाया है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है उस स्तर पर सोचने का। और ओली मोदी जी से मिला, यह चीज शी जिनपिंग को भी पता चली, अमेरिका तो जानता ही है, खत्म। चौथे नंबर पर जापान। इसका तो ओपन एंड शट केस है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाएगा तो खत्म। अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रांस की, तो भारत कट्टर समर्थक है किसका? इजराइल का। आपने देखा होगा छाती तान के इजराइल के साथ खड़ा रहता है भारत, क्योंकि भारत की समस्या में जब अमेरिका ने साथ नहीं दिया, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे कोई सा भी वॉर हो, तो इजराइल एक अकेला ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा था, विद टेक्नोलॉजी, विद एयरफोर्स, एवरीथिंग। तो फ्रांस इजराइल को ज्यादा 3-5 कर रहा था तो गया। क्यों? क्योंकि इजराइल अमेरिका भी इजराइल का समर्थक है, उसकी मजबूरी है, वो इजराइल को अपोज नहीं कर सकता। और दोस्तों, नंबर 6 पर ये मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं, खत्म। यानी इस व्यक्ति के साथ कोई फोटो खिंचा रहा है, उसको खत्म होना होगा। भारत के पुराने प्रधानमंत्रियों पर इतनी गाज क्यों नहीं गिरी? क्योंकि वे कहीं विजिट ही नहीं करते थे, वो जानते ही नहीं थे, वे सिर्फ एक पोपट बन के रहते थे, यानी एक कहते हैं भाड़े का सिस्टम बनाकर रखते थे। किससे? अमेरिका के साथ, कि उसने थोड़ी आंख दिखाई तो गए। यह क्रोनोलॉजी आप समझिए कि कैसे ऑपरेशन 13 को अंजाम देने के लिए सीआईए ने रचा एक बहुत बड़ा जाल। अब मैं उस जाल को आपको समझाता हूं कि वो क्या जाल था। दोस्तों, भारत में एक तरीका रहता है, भारत में नहीं, पूरे डीप स्टेट का एक तरीका है कि डेप्ट एंड ट्रैप। समझना इस चीज को क्या रहता है। ये डेप्ट एंड ट्रैप का मतलब है, पहले किसी देश को किसी भी तरीके से गिराओ, उसमें इंसर्जेंसी कर दो, या इंसर्जेंसी नहीं हो रही हो तो उसको इतना कर्जा दे दो कि वो कर्जा ना चुका पाए, और जैसे उस पर डेप्ट हो जाए, बस समझ लीजिए वो आपका ट्रैप में आ चुका है, वो खत्म होगा। अब आप जब चाहो उसमें इंसर्जेंसी करवा सकते हो, जब चाहो उसकी सरकार गिरवा सकते हो, जब चाहो जनता को भड़का सकते हो। देखो, बहुत तगड़ा एक ऑपरेशन 37 का 3 चीजें आपको बता रहा हूं। 3 थिंग्स ऑफ ऑपरेशन 37। डी डी डी। डी मतलब डिवीजन, डी मतलब डिसेप्शन, डी मतलब डाइवर्जन।
और इनका सबूत दिखाऊंगा। ऐसे ही कोई चीज मैं नहीं बोलता हूं, स्टडी के बाद ही आर्टिकल लाता हूं। डिवीजन का मतलब है बांटना, यानी सरकार में ही लोगों को बांट दो। कैसे बता देता हूं आपको कि डीप स्टेट ने ऑपरेशन 37 के अंदर, और इसका खुलासा किसने किया है? इसका खुलासा किया है गोवा के एक पत्रकार है रॉबर्ट रॉड्रिग्स, उन्होंने इसका खुलासा किया है। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से सीआईए और डीप स्टेट केवल मोदी को निशाना बनाना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बीजेपी से। और दोस्तों बीजेपी के ही 37 सांसदों को लिया जाता है और इसी को कहते हैं कि ऑपरेशन 37। 37 सांसदों को डिपार्ट करना था, मोदी की सरकार गिरती और गए। अब आप समझना, डिवीजन का मतलब है कि सरकार को आपस में बांटो, यानी इस तरीके की खबर नैरेटिव सोशल मीडिया पर फैलाओ कि मोदी और मोहन भागवत में अब वो नजदीकियां नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उनमें अनबन हो रही है। मोदी के जितने सांसद हैं उससे खुद खुश नहीं है, उन्होंने वही सांसद ढूंढे थे सीआईए ने जो उससे खुश नहीं है, क्योंकि वही हमारा काम कर पाएंगे। और उन सबकी खुफिया जांच निकाली, सबके पर्सनल डिटेल निकाले, कैसे कि कौन सांसद ऐसा है जो भ्रष्टाचार करता है, कौन ऐसा है जो मतलब इलीगल संबंध रखता है, यानी सेक्सुअल अटैचमेंट रखता है किसी लड़की से या किसी से, उनकी कमजोरियां ढूंढी। ये काम करने का तरीका है सीआईए का। लेकिन वो भूल गया कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कुछ मादा रखती है, वो बेवकूफ नहीं है। और जब उनका पूरा खेल खुला, उन्हीं में से एक सांसद ने आके ये बात मोदी को बोल दी, और यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति भी थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी कि मोदी ने खेल पलट दिया। दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर डिसेप्शन का मतलब है भ्रम पैदा करना, यानी भ्रम पैदा कर दीजिए योगी आदित्यनाथ के और अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के अपने आप के वोटर्स में ही, कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या है? पपेट है नरेंद्र मोदी का। सुप्रीम कोर्ट क्या है? गुलाम बैठा दिया नरेंद्र मोदी ने। समझ रहे हो आप? यानी कि सरकार किसके लिए काम करती है? सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए। इस तरीके से जनता में डिसेंट जनरेट कर दो कि लोगों को लगे कि भाई ये नेता अच्छा नहीं है और आपस में लोग भ्रमित हो जाएं। लास्ट है डाइवर्जन। डाइवर्जन आपने देखा होगा, मणिपुर में ईसाइयों का बहुत बड़ा केस उखाड़ा गया। नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलेशन काउंटिंग है, यानी जिसको हम सेंसस कहते हैं, उसका मुद्दा उठाया गया और सबसे बड़ा काम किया गया अमेरिका ने सीआईए के द्वारा। कि आपने देखा होगा जो पीटर नोवारो था, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसने कहा कि भारत ब्राह्मण जो हैं वो गरीब लोगों का पैसा चूस कर खा रहे हैं, और इसमें शामिल किया गया एक बड़े बिजनेसमैन को। दोस्तों ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि इंसर्जेंसी जब हो तो हर लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशरी का लेवल हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का लेवल हो, चाहे वो वोटर का लेवल हो, चाहे सांसद का लेवल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल हो, कि हर जगह से डिसेंट जनरेट हो जाए केवल एक आदमी के लिए, क्योंकि ये गया तो हम आएंगे। और इसके लिए उन्होंने हर चीज का यूज किया। अब देखिए आपको बताता हूं कि मोदी ने दुनिया को कैसे बचाया एक दूसरे रिसेशन से। यानी 1973 में जो ऑयल रिसेशन आया था दोस्तों, जो रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी पूरे विश्व में अमेरिका के कारण, क्योंकि इजराइल ने अरब नेशंस पर बॉम्बार्डिंग की थी और उसका सपोर्ट किया था अमेरिका ने खुल के। तो अरब नेशंस जितने भी थे, ओपेक कंट्रीज, और ओपेक कंट्रीज ने जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दोस्तों, और उन्होंने तेल बंद कर दिया सप्लाई करना अमेरिका के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर जो उसके अलाइज थे, और इससे तेल की कीमतें इतने ऊपर चली गई। तो अमेरिका ने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया और पूरी फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया। ध्यान रखना, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी, अगर आपने ये एक चीज समझ ली तो आपको विश्व में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। कि ये जो लीडर है ये बात कर रहा है, अब हर मूवमेंट पर एक ही बात कर रहा है, दैट इज इंडिया फर्स्ट। क्या? इंडिया फर्स्ट। और जो ट्रंप है या कोई भी प्रेसिडेंट, भाई साहब ट्रंप अकेला नहीं, ध्यान रखना, अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट वो एक ही चीज पर काम करता है, अमेरिका फर्स्ट। तो आदमी को उसी के हथियार से मारा जाता है, और यही डर है किसको? डीप स्टेट्स को, अमेरिका को, सीआईए को, कि ये सारे पैतरे हमारे जानता है एक अकेला आदमी। दोस्तों गर्व होना चाहिए आपको भारत की लीडरशिप पर कि अमेरिका जैसा देश आज तिलमिलाया हुआ है, आधा पागल घूम रहा है। ध्यान रखना, इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है ना, उसने इतना तगड़ा काम किया है कि भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों नरेंद्र मोदी ने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से, और कैसे देश के देश के सैकड़ों कंट्रीज को, कैसे विश्व के सैकड़ों कंट्रीज को उन्होंने बचा लिया तेल के रिसेशन में जाने से, कीमतों को इतना हाई हो जाने से। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो दोस्तों लड़ाई झगड़े होते हैं और इंसर्जेंसी होती है और सरकार गिरती है, यही एक तरीका है। और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार गिरती है और कैसे मोदी ने सरकार बचा ली, आपको अभी समझा देता हूं। बहुत ध्यान से समझना, यह आर्टिकल मैं इसीलिए लेके आया हूं आपके साथ। आपको पता है इनकी मित्रता ऐसी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और केजीबी और या दोस्तों मोसाद हो, ध्यान रखना, ये सब क्या है? ये सब खुफिया एजेंसीज हैं। कहां की? इजराइल की है, ये इंडिया की है और ये रशिया की है। इनमें आपस में भी हमको बहुत कुछ सिखाया है इजराइल की खुफिया एजेंसीज ने भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लोगों को हमको प्री टेस्टिंग भी सिखाई है। प्री टेस्टिंग जानते हो? प्री टेस्टिंग ऐसी होती है कि आपको किसी के ना गोली मारनी है, ना ब्लैकमेल करना है, कुछ नहीं करना है, और आप उस व्यक्ति से सब कुछ जान सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी किसके पास थी? इजराइल के पास। इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो को सिखाई उसने। केजीबी हमारा बहुत सपोर्ट करती है, बहुत पुराने टाइम से। और दोस्तों ये जो मित्रता है ना, बस यही कांटा है। अब क्यों हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया? 7वां जो टारगेट था नरेंद्र मोदी का, वो क्या था? ये मैंने 6 आपको दिखाए ना पीछे अभी, ये अमेरिका के 6 टारगेट्स मैंने आपको दिखाए। 7वां टारगेट क्या है? ये है, और ये होगा। ध्यान रखना, ये जो ऑपरेशन 37 है ना, इसको लीक कर दिया है उन्हीं के किसी सांसद ने,
और इस बात से पूरा अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आपने एक ट्वीट देखा होगा जब यह खबर लीक हुई कि मोदी की सरकार गिरेगी, इसी पंचवर्षीय में गिरेगी, डीप स्टेट काम कर रहा है, सीआईए काम कर रहा है, उसी के बाद जब यह खबर पता चली तो कितना बेइज्जती हो गई पूरे विश्व में कि अमेरिका कैसे काम करता है। और दोस्तों इसी पर पर्दा डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया तुरंत कि नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, जिससे यह लगे नहीं कि अमेरिका यह करवा रहा है। आप जिस दिन इन चीजों को समझोगे ना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पढ़ोगे, आपका सारा सिनारियो बदल जाएगा। हमने तेल क्यों बंद नहीं किया, बहुत ध्यान से समझना। ये देखिए, यूएसए इस समय G7 और नाटो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो भी समझ लेंगे और जो स्टूडेंट नहीं है वो भी समझ लेंगे, दोनों के लिए है। ये G7 कंट्रीज हैं। ये पहले G6 हुआ करती थी, एक ग्रुप बना था लाइब्रेरी ग्रुप करके, फिर उसमें G8 बन गया ये, इसमें यूएसएसआर भी हुआ करता था, लेकिन फिर यूएसएसआर हट गया, यानी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो केवल रशिया बचा, सारे देश अलग अलग हो गए, तो रशिया को इसमें से निकाल दिया क्योंकि क्रीमिया को रशिया ने युद्ध करके अपने अंदर ले लिया था। तो फिर बचे ये G7। एक छोटी सी आपको वो और बता देता हूं, G7 की छोटी रिपोर्ट बताता हूं आपको। ये 15 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। ये आपके लिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, इसको एनाकोंडा इकोनॉमी भी कहते हैं। एनाकोंडा इकोनॉमी मतलब ये एनाकोंडा वाली शेप में है और ये बहुत बड़ी है इकोनॉमी, मतलब काफी पैसा इन पे। देखो कैसे मैं वर्ल्ड मैप पे बना रहा हूं इनको, कनाडा, फिर यूएसए, फिर यहां पर फ्रांस, फिर इटली, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जापान, और दोस्तों एक बच गया जर्मनी। जर्मनी भी यही है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए, कनाडा और जापान, ऐसे करके ये एनाकोंडा की शेप है, तो इसको एनाकोंडा इकोनॉमी भी कहते हैं वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, आप समझना। इससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 100% टैरिफ लगा दो इंडिया एंड चाइना पर, जिससे उनकी इकोनॉमी धड़ाम से गिरे। अपने को डर है ना, क्योंकि मेरे को सरपास कर सकते हैं, ये दोनों बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। आगे अगर बात करूं आपसे, ये नाटो है। क्या है ये नाटो, इसको भी समझ लो, इसका खेल भी आपको समझना जरूरी है। ये देखिए, ये क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यही है नाटो। ये सारे देश जो हैं नॉर्थ वर्ल्ड के, ये सारे इस ट्रीटी में आते हैं। क्या है ये ट्रीटी, ये ट्रीटी कब बनी है, ध्यान रखना, ये भी 4 अप्रैल को बनी है, 4 अप्रैल 1949। कब बनी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है। इसमें क्या था, इसमें यह था कि किसी भी देश पर अगर कोई अदर आदमी आक्रमण करता है, इसीलिए बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं इसको, ये 2 धड़ों में बटा हुआ विश्व, अगर कोई आक्रमण करता है तो ये सारे देश मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे, उस देश पर, और उसको नास्ते नाबूद कर देंगे। दैट इज कॉल्ड नाटो। इससे भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है जितने देश हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दो 100% और चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दो 100%, जिससे उनकी इकोनॉमी क्रैश होगी। इकोनॉमी क्रैश होगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, देश में क्या होगी, लड़ाई होगी, और अपना सिस्टम सेट हो जाएगा। पहले से ही हमने 37 सांसदों को सेट किया हुआ है, वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप समझिए ये क्या होती है जियोपॉलिटिक्स, दैट इज कॉल्ड द जियोपॉलिटिक्स। यही वो डीप स्टेट है जो हमेशा वर्क करता है सीआईए के साथ मिलकर, देश की सारी राजनीतियों को यही चलाता है, सारी सरकारों को यही चलाता है, कठपुतली की तरह। जब चाहेगा जब गिरवा देगा, अगर आपने आवाज उठाई तो तब चाहेगा तब गिरवा देगा, लेकिन इसने पूरे घोड़े खोल लिए, ये भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाया। और आपको गर्व होना चाहिए भारत की इस पावर पर कि भारत में किस टाइप की लीडरशिप है। एस जयशंकर ऐसा टॉप ब्यूरोक्रेट जो फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, इन देशों को उसने अर्ज किया है कि प्लीज टैरिफ बढ़ाइए और खत्म करिए ये सिस्टम। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आपने देखा होगा, ये खबर आई थी कुछ दिन पहले, आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी, मैंने भी ये खबर बनाई थी मेरे दोस्त, कि ये 3 आतंकवादी, हसनैन अली पाकिस्तान, आदिल हुसैन पाकिस्तान और मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, भारत में रेड अलर्ट था कि ये नेपाल के थ्रू कहां घुसे हैं, ये बिहार में घुस गए हैं। दोस्तों ये बिहार में आए ही नहीं। पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। समझते रोग नेशन क्या है, यानी वो कठपुतली है किसकी, अमेरिका की। वहां जितने भी परमाणु हथियार है वो अमेरिका हैंडल करता है, वहां जितने भी लोग आतंकवादी हैं उनको कौन हैंडल करता है, अमेरिका। और ये 3 लोग जो भिजवाए ना अमेरिका से, ये हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं। मैं नाम बताना नहीं चाहता हूं बट आपको बता देता हूं। चलिए दोस्तों, ये हक्कानी नेटवर्क है जो पाकिस्तान में एक्टिव रहता है, और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं। पैसा दीजिए, कोई भी काम करवा लीजिए, किसी की भी इंसर्जेंसी करवा लीजिए, कहीं भी जाके बम ब्लास्ट करवा लीजिए, कुछ भी करवाइए। पाकिस्तान यही तो कहता है अमेरिका से, आप क्यों टेंशन लेते हो, हम तो बदनाम हैं ही, हमको पैसा दो, मैं करता हूं ना किसी के घर में चोरी चकारी डकैती लूटपाट। यही पाकिस्तान है। वो नेपाल में ही रहे और वहीं इंसर्जेंसी हुई। ध्यान रखना दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है ये देखिए, ये रशिया को घेर रखा है इन लोगों ने। कौन है ये, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब कौन है, ये नाटो मेंबर्स हैं। अभी पोलैंड में 19 ड्रोन चले गए, किसके, रशिया के, तो उसके ऊपर आर्टिकल 4 एक्टिव हो गया। आप जानते हैं ना आर्टिकल 4, मैं बता चुका हूं शायद आपको। आर्टिकल 4 जो होता है वो होता है, अगर किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है, किसके, नाटो वाले के, तो तुरंत एक्टिव हो जाइए, कंसल्टेशन करिए, और अगर मीजर्स लेने की जरूरत है तो तैयार रहिए अपने फाइटर जेट्स लेके उस पर आक्रमण करने के लिए। दूसरी चीज एक है आर्टिकल 5, इसी में है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, एक्टिव हो जाइए, नाटो एक्टिव एंड वॉर खत्म। ये कौन है, यही है दोस्तों नाटो।
अब आपको बता रहा हूं, हमने मोदी जी को पता थी कि अगर तेल मैंने बंद कर दिया तो इराक से, ईरान से तो पहले ही मना करवा दिया इन्होंने सैंक्शंस लगा के कि हम तेल नहीं ले सकते, वहां से हम ले भी नहीं रहे। वेनेजुएला से तेल लेंगे तो बहुत खतरनाक पड़ेगा। मोदी, नरेंद्र मोदी में इतना जिगर है कि दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेगोशिएटर है। स्ट्रिक्ट नेगोशिएटर समझते हो क्या होता है? कि आप मेरे से कोई डील कर रहे हैं तो मैं तुरंत आपको फॉरवर्ड बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मैं अपना डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए नहीं खोल सकता, चाहे भले ही आप अमेरिका हो। हां, कोई और चीज है तो बताइए, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है, मैं आपकी एंट्री करवाऊंगा। और यही स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका चाहता है कठपुतली, कि जैसे मैं कहूं वैसे ही चले। हमने तो उसकी यह बात तक नहीं मानी कि सीज फायर तुमने करवाया है, झूठ। अगर कोई और सरकार होती तो हां में हां मिला देती। दोस्तों यही अंतर है। इसीलिए मैं फिर दोहरा देता हूं कि अमेरिका को कोई दुश्मनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। उनका एक ही टारगेट है, दैट आउट मोदी फ्रॉम द गवर्नमेंट। मोदी को निकाल दो, बाकी सबको संभाल लेंगे, कुछ में इतना मादा नहीं है। यही हमको समझना है, बीइंग अ सिटीजन, भारत का सिटीजन होने के नाते। प्लीज मेरे दोस्तों, ये रशिया घिरा हुआ है इनसे, तो ये आक्रमण कर सकते हैं। अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों कौन है? ये वही G7 है। इनके साथ भी इन्होंने नेगोशिएशन किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लगा सकते, हमारी अपनी भी इकोनॉमी है, क्रैश कर जाएंगे। इतना सामान खरीदते हैं ये चाइना से, इंडिया से, जो ये लोग हैं यूरोप वाले, कि ये जिंदगी में हम पर नहीं लगा सकते टैरिफ, बर्बाद हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। कैसे बताऊं? देखो, केवल अरब नेशंस ने तेल देना बंद कर दिया था, और 1973 में क्या आ गया था? रिसेशन आ गया था ऑयल के मामले में। ये देखिए, ये ऑयल क्राइसिस है। यहीं से दोस्तों डॉलर की जो वैल्यू थी ना, वो ऐसे चलती थी, ऐसे हो गई। यानी ये जानबूझकर करवाता है ऐसा कि एकदम से चीजें मिलना बंद हो जाए, उनके प्राइस इतने बढ़ जाए। जैसे मान लो हमको तेल देना सब लोग बंद कर दें, हम रशिया से भी बंद कर दें, तो तेल की जरूरत तो हमको पड़ेगी। अब तेल तो हमारे पास 10 लीटर है, अब 10 लीटर तेल में चलानी है 150 करोड़ की जनता, तो तेल के दाम कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपए पर लीटर। फिर क्या होगा? फिर सरकार की खोपड़ी नहीं फोड़ेगी क्या जनता? यस, यही तो डीप स्टेट चाहता था। इसको फेल कर दिया किसने? नरेंद्र मोदी ने, कि चाहे जो कर लो, तेल तो मैं खरीदूंगा और 100% खरीदूंगा, और रशिया से ही खरीदूंगा, कम दाम पे खरीदूंगा और रिफाइन करके बेचूंगा। दोस्तों ये जो हमारा एक्शन था ना, कौन सा? कि रशिया से तेल लेना और उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करना, और रिफाइन करके उसको पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो, चाहे वो दोस्तों नीचे इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये वाले नेशंस हो, इनमें कभी भी तेल का प्राइस नहीं बढ़ा। भारत में भी तेल का प्राइस नहीं बढ़ा, और ये मूव केवल नरेंद्र मोदी ने चला था। उसको पता थी मैं कितना बड़ा गेम खेल रहा हूं, इसीलिए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि यस, आई कैन पे द पर्सनल, मैं कुछ पर्सनली पे कर सकता हूं इस पर, यानी मेरी जान जा सकती है। सीधी बात थी, क्योंकि उनको पता थी कितने बड़े लोगों से मैं पंगा ले रहा हूं, लेकिन लिया क्यों? करेज है, करेज पे ही लिया जाता है ये पंगा। दोस्तों ध्यान रखना, देखिए ये ऑयल एम्ब्रेस हुआ था, इजराइल को सपोर्ट किया था यूएस ने, और रेस्ट्रिक्टिंग ऑयल प्रोडक्शन, ओपेक कंट्रीज ने ऑयल को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ऑयल की कीमतें क्या हो गई थी? $3 पर बैरल से $30 पर बैरल तक हो गई थी 7 साल के अंदर ही, और इस वजह से पूरी इंसर्जेंसी आ गई थी। बस यहीं से डॉलर मजबूत हो गया, रिसेशन आया और एक ही करेंसी बची, और वो थी डॉलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा ये कि अपनी फॉरेन पॉलिसी सिचुएशन के हिसाब से बदलनी पड़ती है। भारत क्या चाहता है? अब वो गलती नहीं चाहता है नरेंद्र मोदी या इंडिया कि फिर से वो अपनी पूरी रिस्ट्रक्चर कर दें सब कुछ को, क्योंकि डॉलर बहुत तेजी से अब नीचे गिरेगा, और वो डॉलर उठे ना दोबारा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा ये देखिए, ये वर्ल्ड के टॉप वो प्लेयर्स हैं जो तेल बनाते हैं, ये टॉप प्लेयर्स हैं जो तेल बनाते हैं। यूएसए 16%, ये 2018 का डेटा है, अब ये 20% है, ध्यान रखना। ये सारे वो नेशंस हैं जो तेल बनाते हैं। देखिए यहां पर रशिया भी है, ये रहा तीसरे नंबर पे। ठीक है, सऊदी अरब, अरब से तो हमारा बंदी करवा दिया तेल, और चाइना भी है। देखिए ध्यान रखना, मोदी जी किस पर जोर दे रहे हैं? इस पर। यह सिनारियो आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी किस पर जोर दे रहे हैं? ब्रिक्स पर। अब इसमें ब्राजील में देखो तेल पैदा करने वाले में है, रशिया तेल पैदा करने वाले में है, इंडिया तेल खर्च करने वाले में दूसरे तीसरे नंबर पे है। यानी हमारी आपस में जबरदस्त चलेगी। हम कोई भी करेंसी, अगर हम रुपए को मजबूत करते हैं तो ये डॉलर को रिप्लेस कर देगा। ये किसकी टेक्निक है? ये किसका हैक है? ये नरेंद्र मोदी का हैक है माय डियर, कि रूबल या चाइना की करेंसी ले लीजिए, या जापान की करेंसी ले लीजिए, येन ले लीजिए, या युआन ले लीजिए, मतलब हमको अपनी करेंसी बनानी है। अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, वरना ये ऐसे ही बवंडर फोड़ेगा। और ये रील है, ये वो कंट्रीज हैं जो तेल का यूज करते हैं। देखिए इंडिया तीसरे नंबर पर यूज करता है तेल का, हम तेल लेना बंद कर दें? अब आपको यह आर्टिकल अगर समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सरकार भी बच गई मोदी की, कैसे बहुत से देश जिनमें इंसर्जेंसी हो सकती थी, प्राइस बढ़ने की वजह से उनकी सरकारें गिरती, कैसे वो सरकारें जो है बच गई। अब यही कहलाता है वर्ल्ड लीडरशिप। विश्वगुरु यही होता है कि जो अपने ही बारे में तो ना सोचे, जो सबके बारे में सोच ले, और उसके पास ये फॉर्मूला हो कि कैसे सबको चलाना है। एक अमेरिका पूरे विश्व में हलचल ला देता और डॉलर को फिर से बाप बना देता, लेकिन उसको झुका दिया। आपको गर्व होना चाहिए भारत की लीडरशिप पर। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा? आप नीचे कमेंट। अब इतने बड़े बड़े काम अगर नरेंद्र मोदी या भारत की गवर्नमेंट कर रही है, तो भाई साहब उनको खतरा तो आएगा, और उनको खतरा बाहर से नहीं आएगा, जयचंदों से आएगा, अपने यहां। तो बीइंग अ सिटीजन, नागरिक होने के नाते हमको यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि हमको इससे कैसे बचना है।
जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना, और महेशन आईएएस को अब तक नहीं ज्वाइन किए हो तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, जिससे इस तरीके के आर्टिकल मैं आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ, पूरे सबूत के साथ दिखा सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।